नमस्कार सभी को, मैं हूं शाम्भवी सिंह सेंगर फ्रॉम अच्छा वाला कॉलेज। आप सबका स्वागत करती हूं आज के इस वीडियो पे। उत्तर प्रदेश में स्टेट काउंसलिंग चल रही है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं उत्तर प्रदेश के काउंसलिंग के नियमों में कौन कौन से ऐसे बदलाव हुए हैं। साथ ही आपको बताऊंगी कि आपको एडमिशन की प्रक्रिया किस तरीके से पूरी करनी है, रिपोर्ट किस तरीके से करना है। इसके बाद अपग्रेडेशन करना चाहते हैं तो वह कब कर सकते हैं, क्या प्रक्रिया होगी अपग्रेडेशन करने की। इसके साथ साथ ये भी बताऊंगी कि आप अपनी सीट को रिजाइन किस तरीके से कर सकते हैं। जी हाँ, रिपोर्टिंग, अपग्रेडेशन, रेजिग्नेशन, इन तीनों टॉपिक्स पर बात करने वाली हूँ और ये जानना आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के नियमों में इस बार भी बड़े बदलाव हुए हैं और एक छोटी सी गलती आपको सीधे सीधे काउंसलिंग से बाहर कर सकती है। एमसीसी के नियम बदल चुके हैं, आप सब जान चुके हैं, और ऐसे में अगर आप स्टेट काउंसलिंग कर रहे हैं सरकारी सीट के लिए या फिर प्राइवेट कॉलेज के लिए भी आप उत्तर प्रदेश को एक ऑप्शन में रखकर चल रहे हैं, तो ऐसे में इन काउंसलिंग के नियमों को जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक फ्लो चार्ट है जो उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से जारी किया गया है। तो यहाँ पर मैं आपको जरा सा एक्सप्लेन कर दूं कि ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो भी चल रहा है या आपको करना है। इसके बाद फीस डिपॉजिट करनी है, फॉर्म के चार्जेस देने हैं और सिक्योरिटी डिपॉजिट देनी है। इसके बाद ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद मेरिट लिस्ट डिक्लेयर की जाएगी, जिसकी राउंड 1 की जो डेट है वो 29 तारीख की रखी गई है। चॉइस फिलिंग होगी, उसके बाद चॉइस लॉकिंग करना जरूरी है उत्तर प्रदेश में। इसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर होगा और रिजल्ट के आने के बाद आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे और इसके बाद एडमिशन की प्रक्रिया पूरी होगी। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में हम रजिस्ट्रेशन कब कब कर सकते हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के राउंड 1 के रजिस्ट्रेशन ओपन है, तो आप भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। राउंड 2 में भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन होते हैं, लेकिन ये बेसिकली उनके लिए हैं जिन्होंने राउंड 1 में अपना रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं किया था या फिर जिन्होंने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन किया ही नहीं था। इसके बाद जो तीसरा राउंड होगा उत्तर प्रदेश में वो मॉप अप राउंड कहलाएगा। मॉप अप राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन होते हैं और ये सभी के लिए होते हैं। यानी कि अगर आपने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन कर लिया था या फिर आपने राउंड 2 में पहली बार रजिस्ट्रेशन किया था, मॉप अप राउंड का जिस समय रजिस्ट्रेशन शुरू होगा तो आपको वहां पर फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा, तभी आप मॉप अप राउंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। और ऐसे कैंडिडेट्स जो कि राउंड 1 या फिर राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग में, वो सीधे सीधे मॉप अप राउंड में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। स्ट्रेट राउंड में कोई भी रजिस्ट्रेशन यहाँ पर नहीं होता। और एक छोटी सी टिप आपके लिए कि उत्तर प्रदेश में जैसे ही रजिस्ट्रेशन करेंगे आप अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को अच्छे से अपने पास सेफ एंड सिक्योर रख लेंगे, क्योंकि इसकी जरूरत आपको फ्यूचर में कभी भी पड़ सकती है। 2000 आपके फॉर्म के चार्जेस हैं और जब आप मॉपअप में रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहां पर आपको फिर से 1000 रुपीज के चार्जेस देने पड़ेंगे। सिक्योरिटी डिपॉजिट जो पहले जमा हो जाएगी वह बाद तक रहेगी। सिक्योरिटी डिपॉजिट 30,000 रुपए, और ये उन कैंडिडेट्स के लिए जो उत्तर प्रदेश के डोमिसाइल हैं और मेडिकल और डेंटल कॉलेज की सरकारी सीट के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं उनको 30,000 रुपए देने हैं एज अ मैटर ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट। ऐसे कैंडिडेट जो दूसरे स्टेट के हैं या फिर उत्तर प्रदेश के हैं लेकिन उनके ऑप्शन में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और डेंटल मेडिकल कॉलेज है, उनके लिए 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट रखी गई है। और ऐसे कैंडिडेट जो प्राइवेट कॉलेजेस से बीडीएस करना चाहते हैं उनको 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट देनी है। सिक्योरिटी डिपॉजिट के बारे में थोड़ी डिटेल्स और जान लेते हैं। जिनको किसी भी राउंड में सीट ना मिली हो, आपने राउंड 1 अप्लाई किया, 2 अप्लाई किया, मॉपअप में गए, कोई भी सीट नहीं मिली, आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको वापस मिल जाएगी। जिनको सीट मिली उन्होंने एडमिशन की प्रक्रिया पूरी की, आपको राउंड 1, राउंड 2 या फिर मॉपअप राउंड में सीट मिली, आपने उस पर जाकर एडमिशन ले लिया, ऐसे में आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वह आपको वापस मिल जाएगी। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया लेकिन प्राइस नहीं भरा या फिर लॉक नहीं की, ऐसे भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनका ये कहना है कि मैंने रजिस्ट्रेशन तो कर दिया लेकिन हो सकता है कि मुझे ऑल इंडिया कोटे से या फिर दूसरे स्टेट से कोई सीट मिल जाएगी, तो ऐसे में अगर मैं चॉइस फिलिंग नहीं करती हूँ तो क्या मुझे सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस। आप चाहे तो रजिस्ट्रेशन कर लें, सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कर दें, लेकिन अगर आप चॉइस फिलिंग नहीं करते हैं या फिर चॉइस फिलिंग लॉक करना भूल गए हैं तो वैसे में भी आपकी चॉइसेस को कंप्यूटर ट्रीट नहीं करता है, तो आप रिफंड के लिए एलिजिबल होंगे। यह रिफंड काउंसलिंग खत्म होने के बाद ऑनलाइन जिस माध्यम से सिक्योरिटी डिपॉजिट दी गई थी उसी माध्यम से स्वतः वापस भी आएगी आपको। चाहे आपने इंटरनेट बैंकिंग यूज किया हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जिस तरीके से आपने पे किया है सेम मीडियम के थ्रू वो पैसे आपके पास वापस भी आएंगे। देखिए, क्या उत्तर प्रदेश का राउंड 1 फ्री एग्जिट होता है? इस पर ध्यान रखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में राउंड 1 की जो अलॉटमेंट है यह फ्री एग्जिट नहीं होती है। आपको अगर सीट मिल जाती है राउंड 1 में तो आपको वहां पर एडमिशन लेना ही होगा।
अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो जो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट है, आपकी 30,000, 1 लाख या 2 लाख रुपए जो भी आपने अमाउंट सबमिट किया है वो सरकार फॉरफीट कर लेगी, जब्त कर लेगी। एक और इम्पोर्टेंट बात है ऑटो लॉक चॉइसेस के बारे में, जो कि एमसीसी उपलब्ध कराती है या दूसरे कई सारे स्टेट्स आपको अवेलेबल कराते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऑटो लॉक का सिस्टम नहीं होता। ट्वाइस लॉक करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने अगर चॉइसेस भरे हैं, आपका रैंक बहुत अच्छा है, लेकिन आपने उसे टाइमली लॉक नहीं किया, तो ऐसे में आपकी अलॉटमेंट नहीं आएगी। एक और बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है कि कितनी चॉइसेस भरनी है, आप एक बारी में कितनी चॉइसेस भर सकते हैं। आप चॉइसेस नहीं भी भर सकते हैं, एक भी भर सकते हैं, 4 कॉलेजेस आपको अच्छे लगते हैं तो आप 4 भी भर सकते हैं, और अगर आपके पास 30 ऑप्शन है तो आप 30 के 30 भी भर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि सिर्फ उन्हीं कॉलेजेस को ऑप्शन में रखिएगा जो अलॉटमेंट हो जाए तो आप उस पर एडमिशन ले सकें। नहीं लेंगे तो सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफीट हो जाएगी राउंड 1 में। अब बात करते हैं अपग्रेडेशन की। अपग्रेडेशन का मतलब है कि आपको एक सीट अलॉट हो गई और उस पर जाकर आपने एडमिशन ले लिया, आपने वह सीट सिक्योर कर ली, लेकिन अगले राउंड में आप बेटरमेंट के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो एमसीसी में फिलहाल 2 अपग्रेडेशन के मौके मिल रहे हैं, राउंड 1 से और राउंड 2 से, फिर राउंड 2 से राउंड 3। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक मौका मिलेगा अपग्रेडेशन का। आप सिर्फ राउंड 1 से राउंड 2 में अपग्रेड कर सकते हैं। इसके बाद कोई भी अपग्रेडेशन का मौका आपको राउंड 2 से मॉपअप में या फिर मॉपअप से स्ट्रे में नहीं मिलेगा। राउंड 1 का जब रिजल्ट आएगा तो अगर आपको सीट अलॉट होती है तब 2 ऑप्शंस होंगे, या तो आप सीट को ज्वाइन करेंगे या फिर ज्वाइन नहीं करेंगे। अगर सीट को ज्वाइन करेंगे तो 2 ऑप्शंस हैं। अगर आप उस सीट से सेटिस्फाइड हैं तो उस पर एडमिशन ले लेंगे और अपग्रेडेशन के लिए नो कर देंगे और आपकी काउंसलिंग वहीं पर खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहें तो अपग्रेडेशन भी ले सकते हैं। अपग्रेडेशन में जाएंगे तो आपको क्या करना है, आपको एडमिशन की प्रक्रिया पूरी कर लेनी है। सरकारी कॉलेज मिला तो जो कॉलेज मिला है वह आपका नोडल सेंटर है, और अगर प्राइवेट है तो आपके अलॉटमेंट लेटर पर नोडल सेंटर होगा, वहीं पर जाएंगे, एडमिशन की प्रक्रिया पूरी करेंगे और फिर अपग्रेड में चले जाएंगे। फिर क्या होगा, आपको राउंड 2 में फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी होगी। ऐसे कैंडिडेट जिनको राउंड 1 में सीट मिली और किसी भी कारण से वह उस पर एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, तो उनका क्या होगा। अगर वह ज्वाइन नहीं करते हैं तो उनकी सिक्योरिटी डिपॉजिट का नुकसान हो जाएगा। वह चाहे तो दोबारा सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करके राउंड 2 में एंटर कर सकते हैं। जो मैं नोडल सेंटर की बात कर रही थी, तो ब्रोशर में साफ साफ लिखा हुआ है कि निजी क्षेत्र के मेडिकल, डेंटल कॉलेज, विश्वविद्यालय एवं माइनॉरिटी कॉलेजेस जितने भी हैं, इनकी जो प्रक्रिया है एडमिशन की, वह नोडल सेंटर बनाकर की जाएगी। इसकी पूरी लिस्ट ब्रोशर में मौजूद है। जैसे ही अलॉटमेंट आती है तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ जो भी फीस गवर्नमेंट ने डिसाइड की है उसे पे कर देना होता है। प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में अगर बात करें तो उस केस में आपकी फीस डिमांड ड्राफ्ट के रूप में सीधे सीधे डीजीएमई के नाम से होती है। तो इससे रिलेटेड 2023 की अभी डिटेल्स नहीं आई है, लेकिन जैसे ही अलॉटमेंट होगा उसमें फीस देनी ही होती है आपको, तो फीस और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहां पर दे देने हैं। और एक बात यहाँ पर लिखी हुई है कि निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजेस में यह अनिवार्य होगा उनके लिए कि वह अपना जो भी शिक्षण शुल्क है, जो भी उनकी फीस है और उसके साथ साथ जो भी उनके अदर चार्जेस हैं, उनको उनकी वेबसाइट पर प्रदर्शित करें। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या होता है, जो फीस का ब्रोशर गवर्नमेंट जारी करती है उसमें निर्धारित होता है कि वो ट्यूशन फीस कितनी ले सकते हैं, अदर चार्जेस कितने ले सकते हैं, उससे ज्यादा चार्जेस नहीं लेने हैं। लेकिन आप सब जानते हैं उत्तर प्रदेश के कई सारे कॉलेजेस से हिडन फीस की समस्या सामने आती रहती है। तो फिलहाल यहाँ पर सरकार ने एक निर्देश दिया है कॉलेजेस को, उनको जो भी चार्जेस लेने हैं उन्हें डिस्प्ले करना होगा। इसमें अमल कितना होगा ये आने वाले वक्त में हमें पता चलेगा। जिस समय में आपको एडमिशन के लिए जाना है तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए उसकी लिस्ट यहाँ पर सरकार ने दे दी है। आपको जब सीट अलॉट होगी, जब रिजल्ट आएगा, उसके बाद वहां से आप एक अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे। आपको उसे लेकर जाना है। इसके साथ साथ आपके नीट यूजी एग्जाम का जो एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड है, आपको वह अपने साथ कैरी करना है। 10th और 12th की मार्कशीट और प्रमाण पत्र आपको साथ में कैरी करना है। इसके अलावा जो लोकल कैंडिडेट हैं, जो सरकारी सीट के लिए फाइट कर रहे हैं और जिन्होंने 10th और 12th बाहर से किया है, उनको क्या देना होगा, उनको निवास प्रमाण पत्र देना होगा या फिर मूल निवास प्रमाण पत्र देना होगा। उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित प्रारूप पर अगर 10th और 12th किया है उत्तर प्रदेश से और उत्तर प्रदेश में सीट मिली है सरकारी, तो फिर आपको इस प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा जो लोग रिजर्व कैटेगरी के हैं, उनको आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र देना होगा और इसके साथ साथ सभी को पहचान प्रमाण पत्र की छाया प्रति ले जानी है। आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, आपका पैन कार्ड या फिर पासपोर्ट हो सकता है। एक और बात, आपको अपने डॉक्यूमेंट की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी ले जानी है, यानी कि अपने डॉक्यूमेंट्स का आप जेरोक्स करेंगे और उस पर अपने सिग्नेचर्स करके ले जाएंगे।
यह बात लिखी हुई है 100 प्रमाणिक छाया प्रति यानी कि सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स के बारे में। ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट्स हैं और जो ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं, उनका जो सर्टिफिकेट है वह 1 अप्रैल 2022 के बाद का होना जरूरी है। इसके साथ साथ आरक्षण से संबंधित सभी प्रमाण पत्र दिव्यांगता एवं एनसीसी प्रमाण पत्र को छोड़कर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप और सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत ही मान्य होंगे। स्टेट कोटे की सीट्स पर काउंसलिंग हेतु केंद्रीय संस्थाओं के लिए जारी आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। यानी कि आपको ओबीसी का रिजर्वेशन हो या ईडब्ल्यूएस का हो या फिर दूसरा कोई भी रिजर्वेशन क्लेम कर रहे हैं तो आपको उत्तर प्रदेश के फॉर्मेट में चाहिए होगा, एक्सेप्ट पीडब्ल्यूडी और एनसीसी कैडेट्स। देखिए, पीडब्ल्यूडी के लिए लिखा हुआ है कि एमसीसी पर जो नोटिस आई थी उसमें जो भी कॉलेजेस थे, वहां पर जो भी अस्पताल थे, वहां से आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना है, वो मान्य होगा। और इसके साथ साथ एनसीसी प्रमाण पत्र के लिए लिखा हुआ है कि कम से कम बी ग्रेडिंग हो और जो भी उसका फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट में वो बना हुआ हो, कहीं का भी हो वो चलेगा। इसके साथ साथ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं होगा, याद रखिएगा। अल्पसंख्यक संस्थानों की 50% सीटें संबंधित धार्मिक अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों से आवंटित की जाएंगी तथा 50% सीटें ओपन होंगी। जैसा कि आप सब जानते हैं, माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं उत्तर प्रदेश में, जैन माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी और एक बुद्धा माइनॉरिटी भी है। तो इन कॉलेजेस की 50% सीट्स ओपन फॉर ऑल कैंडिडेट्स होंगी और 50% सीट्स उस समुदाय के लिए होंगी जिसका वो अल्पसंख्यक कॉलेज है। एक और बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके रिजर्वेशन वाले डॉक्यूमेंट्स पहले नहीं बने थे, उन्होंने नीट में अनरिजर्व कर दिया और अब रिजर्वेशन क्लेम करना चाहते हैं स्टेट में। तो यहाँ पर ये बात साफ साफ लिखी गई है कि अगर आपने पहले वहां पर अनरिजर्व कर दिया था और अभी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, तो रजिस्ट्रेशन के समय आपको अपनी सही कैटेगरी चुन लेनी है और उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है वह आपको अपलोड कर देने हैं। चलिए अब मैं आपको नोडल सेंटर्स बता देती हूँ। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ, यहाँ पर 5 कॉलेजेस का नोडल सेंटर है, यानी कि इन 5 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में से कोई एक कॉलेज आपको अलॉट होता है। तो आपको एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में संपन्न करनी होगी। नोडल सेंटर्स के नाम है कैरियर, एराज, टीएस मिश्रा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, इंटीग्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ। इसके साथ साथ हिंद इंस्टीट्यूट बाराबांकी, मेयो बाराबांकी और हिंद इंस्टीट्यूट सीतापुर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में इनका नोडल सेंटर होगा। इसके साथ साथ जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर में, रामा कानपुर, सरस्वती उन्नाव, नारायणा मेडिकल कॉलेज कानपुर का नोडल सेंटर है। एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा में, केडी मथुरा, एफएच आगरा, कृष्णा मोहन मथुरा और एसकेएस मेडिकल कॉलेज मथुरा, इन सारे कॉलेजेस का नोडल सेंटर होगा। इसके बाद बात करें अगर एलएलआरएम मेरठ की, तो यहाँ पर सुभारती मेडिकल कॉलेज मेरठ, सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज हापुड़, मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरनगर और एनसीआर जो कि मेरठ में है, और इसके साथ साथ रामा मेडिकल कॉलेज हापुड़, इन सारे कॉलेजेस का एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज मेरठ नोडल सेंटर होगा। इसके बाद मोतीलाल नेहरू प्रयागराज, यहाँ पर हेरिटेज वाराणसी और यूनाइटेड प्रयागराज का नोडल सेंटर बनाया गया है। राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान ग्रेटर नोएडा, यहाँ पर शारदा यूनिवर्सिटी के लिए और इसके साथ साथ नोएडा इंटरनेशनल और जीएस मेडिकल कॉलेज, इन 3 कॉलेजेस के लिए आपको ग्रेटर नोएडा के इस कॉलेज में नोडल सेंटर में जाना होगा एडमिशन प्रक्रिया पूरी करने के लिए। बरेली इंटरनेशनल विश्वविद्यालय बरेली में रोहिलखंड, वरुण अर्जुन राजश्री मेडिकल कॉलेज और श्री राम मूर्ति स्मारक मेडिकल कॉलेज का नोडल सेंटर है तीर्थंकर महावीर मेडिकल कॉलेज मुरादाबाद में। और दूसरा है जो कि है वेंकटेश्वरा अमरोहा में, इसका सेंटर बनाया गया है। तो ये टोटल 31 प्राइवेट कॉलेजेस हैं उत्तर प्रदेश में, उनके नोडल सेंटर्स हमने यहाँ पर जाने। अब बात कर लेते हैं राउंड 2 की। जब राउंड 2 का रिजल्ट आएगा तब क्या संभावनाएं होंगी और ये आपकी एलिजिबिलिटी को किस तरीके से प्रभावित करेंगी। राउंड 2 का जैसे ही रिजल्ट आता है तो यहाँ पर 3 बातें हो सकती हैं। सबसे पहले अगर आपको पहली बार यहाँ पर अलॉटमेंट मिला है तो आपके पास 2 ऑप्शंस होंगे। अगर आप उस अलॉटमेंट से सेटिस्फाइड हैं तो आप सीट एक्सेप्ट कर लेंगे और आपकी काउंसलिंग वहीं पर खत्म हो जाएगी, आप बाहर हो जाएंगे काउंसलिंग से। अगर राउंड 2 में पहली बार सीट अलॉट हुई है और आप उस पर एडमिशन नहीं लेते हैं तब क्या होगा उस केस में? इस परिस्थिति में आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट का नुकसान हो जाएगा और क्या होगा, आपकी स्टेट कोटे की काउंसलिंग खत्म हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, राउंड 2 में आपको फ्रेश अलॉटमेंट मिली, आपने सीट को रिपोर्ट नहीं किया तो सिक्योरिटी डिपॉजिट का तो नुकसान हो ही रहा है, आपको साथ साथ अपने स्टेट कोटे के लिए एलिजिबल नहीं होंगे आप, और आगे के राउंड के लिए आप ना तो मॉप अप में जा पाएंगे या फिर आप स्ट्रेट राउंड में भी नहीं जा पाएंगे। राउंड 2 का रिजल्ट आया, आपने राउंड 1 से अपग्रेडेशन ऑप्ट किया था लेकिन सीट अपग्रेड नहीं हुई, तब क्या होगा? राउंड 1 में जो सीट आपके पास थी वह आपके पास ही रहेगी और ऐसे में
आपकी जो काउंसलिंग है वो यहाँ पर खत्म हो जाएगी। आप ना तो मॉपअप में पार्टिसिपेट कर पाएंगे और ना ही स्टे मॉपअप राउंड में। इसके साथ साथ आप ऑल इंडिया कोटे में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। राउंड 2 का आपका रिजल्ट आया और आपकी सीट अपग्रेड हो गई, तब क्या क्या संभावनाएं हैं? कॉलेज पसंद है तो यहाँ पर काउंसलिंग आप अपनी खत्म कर देंगे, ऑल इंडिया कोटे से भी बाहर हो जाएंगे। ये आपकी फाइनल सीट हो गई। राउंड 1 में आपको एक सीट मिली थी, आपने वहां पर एडमिशन ले लिया, अपग्रेडेशन में गए, राउंड 2 का रिजल्ट आया, सीट अपग्रेड हो गई और आप अपग्रेडेड सीट पर जाकर रिपोर्ट नहीं करते हैं, तब क्या हो रहा है? आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है उसका तो नुकसान हो ही रहा है, इसके साथ साथ आपकी फीस भी जब्त हो जाएगी सरकारी कॉलेज के मामले में। और क्या होगा? आपकी काउंसलिंग खत्म हो जाएगी, आप मॉपअप में भी नहीं जा सकते हैं, आप स्टे में भी नहीं जा सकते हैं। हाँ, आप ऑल इंडिया कोटे के लिए एलिजिबल रहेंगे यहाँ पर, लेकिन ऐसे कैंडिडेट जिनके साथ ये प्रक्रिया प्राइवेट कॉलेज के लिए हुई है, उनका क्या होगा? अगर वो अपग्रेडेशन के बाद सीट को रिपोर्ट नहीं करते हैं तो सिक्योरिटी डिपॉजिट उनकी चली जाएगी और राउंड 1 में उन्होंने जो भी फीस भरी थी कॉलेज को लेके, जिस भी कॉलेज में उनका एडमिशन हुआ था उसकी उन्होंने जो भी फीस भरी है उसका 50% सरकार जब्त कर लेगी, यानी कि आधे पैसे सरकार जब्त कर लेगी। तो राउंड 2 के नियम बहुत ध्यान से आपको समझने हैं और इसके हिसाब से आपको ऑल इंडिया कोटे के साथ इसको मैच करके अपनी प्लानिंग अकॉर्डिंगली करनी होगी, वरना एक जरा सी भी गलती आपको काउंसलिंग से बाहर कर सकती है। तो आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको राउंड 1 से राउंड 2 में अपग्रेडेशन मिला तब क्या करना होगा? पहले एडमिशन की प्रक्रिया कहीं और पूरी हुई थी, कहाँ हुई थी? जो सरकारी कॉलेज के अलॉटेड कैंडिडेट है वह उसी सरकारी कॉलेज में जाएंगे जहां से भी उनको अलॉटमेंट मिला है, और जिन्होंने प्राइवेट किया होगा उनका नोडल सेंटर जो हमने अभी अभी डिस्कस किया था, जब नया कॉलेज मिलेगा तो उनको नए कॉलेज में जाकर फिर से रिपोर्टिंग की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। राउंड 1 से राउंड 2 में अपग्रेड करना हो तो आपको वो चॉइस नहीं डालनी है जिस सीट को आपने पहले से होल्ड करके रखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई कैंडिडेट, किसी कैंडिडेट के पास जीएसवीएम की एक सीट थी राउंड 1 में, अपग्रेडेशन में गए तो उन्होंने अगले राउंड के लिए सबसे पहले केजीएमयू को रखा और उसके बाद फिर से जीएसवीएम भी डाल दिया। अगर जीएसवीएम फिर से अलॉट होता है तो उनको फिर से कॉलेज में जाकर अपग्रेडेशन की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। तो क्या करेंगे ऐसे में? एक जो कॉलेज आपको मिल चुका है, जिसमें एडमिशन ले चुके हैं, उस ऑप्शन को राउंड 2 की चॉइस फिलिंग में डालेंगे ही नहीं, जो उससे बेटर ऑप्शन है वो डालेंगे। ऐसे में या तो आपको अपग्रेडेशन मिलेगा या फिर नहीं भी मिलेगा। तो ऑलरेडी आपका एडमिशन जो है वह कंफर्म है, आपकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, तो आप एक्स्ट्रा परेशानी से यहाँ पर बच जाएंगे। अब बात कर लेते हैं मॉपअप राउंड को लेके। मॉपअप राउंड उत्तर प्रदेश में ऑफलाइन हुआ करता है, इस बार ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, इस बार सरकार की तरफ से इस चीज को लेके कोई भी सो फार नोटिस नहीं निकला है, लेकिन कुछ नियम है जिनका आपको जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मॉपअप राउंड में कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। सबसे पहला पॉइंट, मॉपअप राउंड में वही अभ्यर्थी अर्ह होंगे जिन्हें यूपी नीति 2023 के प्रथम एवं द्वितीय काउंसलिंग के द्वारा कोई भी सीट नहीं मिली होगी। जिनकी सीट मिल चुकी है राउंड 1 या फिर राउंड 2 में, वह मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम और द्वितीय क्षेत्रीय की काउंसलिंग में पंजीकरण नहीं किया है, ऐसे अभ्यर्थी पंजीकरण कराते हुए मॉपअप राउंड में प्रतिभाग कर सकते हैं। राउंड 1 या फिर राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा मॉपअप राउंड में। मॉपअप राउंड में प्रतिभाग करने हेतु समस्त अर्ह अभ्यर्थियों को एनआईसी पोर्टल पर जाकर 1000 रुपए का पंजीकरण शुल्क जमा करते हुए पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। ऐसे कैंडिडेट जो राउंड 1 और राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन करा चुके थे और उनको सीट नहीं मिली है, उनको भी मॉपअप राउंड में 1000 रुपए देके फिर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। एक और नोटिस देखिए, नीट यूजी 2023 की प्रथम या द्वितीय चक्र की काउंसलिंग से आवंटन प्राप्त अभ्यर्थी एवं ऑल इंडिया कोटे तथा अन्य प्रदेशों के किसी भी चक्र की काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेशित, यानी कि ऑल इंडिया कोटे से या फिर किसी भी स्टेट काउंसलिंग से कोई भी सीट मिल चुकी है कैंडिडेट को, तो वह यहाँ पर मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। जो भी रिजर्व सीट्स होती हैं उनको जो कन्वर्जन होता है वह मॉपअप राउंड में होता है, यानी कि जो भी रिजर्व सीट्स हैं अगर वह वेकेंट हैं तो उनको आगे कन्वर्ट कर दिया जाता है मॉपअप राउंड की काउंसलिंग के दौरान ही। 2022 की नोटिस में एक पॉइंट है, ये खाली रेफरेंस के तौर पर मैं आप सबको दे रही हूँ, इसलिए यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। यहाँ पर ये बात लिखी हुई थी कि नीट यूपी यूजी 2022 की प्रथम या द्वितीय काउंसलिंग से एमबीबीएस आवंटन प्राप्त प्रवेशित अप्रवेशित त्याग पत्र देने वाले अभ्यर्थी मॉपअप राउंड हेतु अर्ह नहीं होंगे। यानी राउंड 1 या फिर राउंड 2 में आपको सीट मिली, आपने सीट छोड़ दी, तब आप मॉपअप के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। चाहे आप वहां पर प्रवेशित हो या फिर अप्रवेशित हो या फिर आपने एडमिशन लेकर रिजाइन किया हो, किसी भी हाल में आप मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो यहाँ पर देखिए एमसीसी में क्या नियम है कि राउंड 1 फ्री एग्जिट है, राउंड 2 में सीट मिल गई, आप छोड़ देते हैं तो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त हो जाएगी, लेकिन फिर आप राउंड 3 जो कि पहले मॉपअप राउंड था,
उसमें फिर से सिक्योरिटी डिपॉजिट देकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। राउंड 2 में आपको सीट मिली, आपने छोड़ दी तो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपकी फोरफीट हो जाएगी। एमसीसी में फिर राउंड 3 में गए, वहां से फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा की, कोई भी सीट नहीं मिली तो जो स्ट्रे राउंड है आपका उसके लिए एलिजिबल है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है। राउंड 1 में भी आपको सीट मिली, आपने छोड़ दी, सिक्योरिटी डिपॉजिट देकर आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट तो जरूर कर सकते हैं, लेकिन आप मॉप अप राउंड के लिए या फिर स्ट्रे राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। स्ट्रे मॉप अप राउंड को लेकर बहुत ज्यादा क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि सरकारी कॉलेजेस की जो सीट है, चूंकि मॉप अप ऑफलाइन होता है तो उसी समय खत्म हो जाती है और प्राइवेट की भी खत्म हो जाती है। एक आध वैकेंसी कभी कभी आ जाती है तो उसको लेके एक नियम है यहाँ पर कि जो टोटल वैकेंसी होगी उसके 10 टाइम्स अभ्यर्थी की लिस्ट कॉलेजेस को भेजी जाएगी। बेसिकली होता क्या है कि मॉप अप राउंड के जब आप चॉइस फिलिंग करते हैं तो उस समय आपके पास 2 कॉलेजेस के ऑप्शन पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद अगर आपकी मेरिट मैच होती है और अगर स्ट्रे राउंड में सीट्स वेकेंट होती हैं तो वहां पर कैंडिडेट्स को मौका दिया जाता है। और एक नियम है जिसका आपको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ध्यान से सुनिएगा। एमसीसी के राउंड 3 में अगर आप एडमिशन ले लेते हैं तब आप स्टेट काउंसलिंग से या दूसरे किसी भी स्टेट की काउंसलिंग से अगर प्राइवेट सीट के लिए काउंसलिंग कर रहे हैं तब बाहर हो जाते हैं, और ये नियम समान रूप से सभी स्टेट्स पर लागू होता है। इसका मतलब यह है कि अगर मॉप अप राउंड में उत्तर प्रदेश में आप एडमिशन ले लेते हैं तब आप ऑल इंडिया कोटे से भी बाहर हो जाते हैं, और मॉप अप राउंड जो उत्तर प्रदेश का वह लास्ट राउंड होता है सरकारी सीट्स के लिए, तो ऐसे में वह आपका फाइनल एडमिशन होगा। अब एक बेहद जरूरी बात है कि रेजिग्नेशन रूल क्या रहेगा उत्तर प्रदेश में। सीट छोड़ना चाहते हैं तो क्या नियम होंगे? जो नियम है वह लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बदल गए हैं, तो कौन लोग सीट छोड़ सकते हैं, कब छोड़ सकते हैं, कितना नुकसान होगा छोड़ने पर, ये सारी चीजें हम जानने वाले हैं। तो राउंड 1 के रिजल्ट के बाद कौन लोग रिजाइन कर सकते हैं, ये तो आपको अलॉटमेंट मिली है और आपने रिपोर्ट ही नहीं किया तब वहां रेजिग्नेशन की कोई बात ही नहीं आती, आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट डूब जाती है। लेकिन आपके राउंड 1 के रिजल्ट के बाद अगर आपने एडमिशन प्रक्रिया नोडल सेंटर पर जाकर पूरी कर ली है तब आप एलिजिबल हैं रेजिग्नेशन के लिए। अगर रेजिग्नेशन यूज करते हैं आप तो कब तक कर सकते हैं ये हम जान लेते हैं। राउंड 2 की जो चॉइस फिलिंग होगी उसके 2 दिन पहले शाम 4 बजे तक, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर राउंड 2 की चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट 12 अगस्त है तो ऐसे में 2 दिन हटा दीजिए, यानी 10 अगस्त को शाम के 4 बजे तक आप अपने राउंड 1 की सीट को रिजाइन कर सकते हैं। कैसे करेंगे रिजाइन? इसके लिए आपको उसी नोडल सेंटर पे जाना होगा जहां आपने एडमिशन की प्रक्रिया पूरी की थी प्राइवेट कॉलेजेस के मामले में, और सरकारी कॉलेजेस के मामले में उसी कॉलेज में जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ था, और वहां पर जाकर आप रिजाइन करेंगे। नुकसान कितना होगा वह जान लीजिए। आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वह सरकार जब्त कर लेगी, लेकिन जो फीस है वह आपको वापस कर दी जाएगी। ये राउंड 1 के बाद रेजिग्नेशन की बात कर रही हूँ मैं। अब आगे राउंड 2 के रिजल्ट के बाद कौन से लोग रिजाइन कर सकते हैं? जिन्हें राउंड 2 में अलॉटमेंट मिला हो या फिर अपग्रेड मिला हो और वह उसके बाद एडमिशन की जो प्रक्रिया है वह जाकर नोडल सेंटर या फिर कॉलेज में पूरी कर चुके हैं, वो लोग एलिजिबल होंगे राउंड 2 के बाद रिजाइन करने के लिए। और कब तक सीट छोड़ सकते हैं? तो वही नियम मॉप अप राउंड के चॉइस फिलिंग के 2 दिन पहले शाम 4 बजे तक आप अपनी सीट छोड़ सकते हैं। क्या करना होगा सीट छोड़ने के लिए? जिस कॉलेज या नोडल सेंटर पर एडमिशन प्रक्रिया हुई थी वहां पर जाएंगे और वहां पर जाकर ऑनलाइन रेजिग्नेशन अपडेट कराएंगे। ध्यान दीजिएगा, जब भी रिजाइन करेंगे तो रेजिग्नेशन जो भी ऑफिसर कर रहा होगा उससे कंफर्म कर लीजिएगा कि उसने आपको जो रेजिग्नेशन है वह पोर्टल पर ऑनलाइन अपडेट कर दिया है या नहीं। कितना नुकसान होगा अगर राउंड 2 के बाद सीट रिजाइन करते हैं? तो आपने जो भी फीस जमा की थी उस टोटल फीस का 50% और आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट थी उसका भी 50% सरकार जब्त कर लेगी और बाकी की रकम आपको वापस कर दी जाएगी। मॉप अप राउंड के बाद अगर आप सीट छोड़ना चाहें तब क्या होगा? कौन से लोग मॉप अप राउंड के बाद सीट छोड़ सकते हैं? जिनको नई नई अलॉटमेंट मिली मॉप अप राउंड में और जिन्होंने जाकर एडमिशन की प्रक्रिया पूरी कर ली, और ऐसे लोग जो राउंड 1 में या फिर राउंड 2 से ऑलरेडी कॉलेज में एडमिटेड हैं, वो मॉप अप राउंड के बाद सीट जरूर छोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर उनको कितना बड़ा नुकसान होगा वह भी जान लीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सरकारी सीट में कितना नुकसान होगा। तो ऐसे कैंडिडेट जो कि मॉप अप राउंड के बाद सरकारी सीट को रिजाइन करना चाहते हैं, कुल जमा फी उनकी जब्त हो जाएगी। इसके साथ साथ उनकी सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जब्त हो जाएगी और वो ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग से भी बाहर हो जाएंगे। तो ये थी सरकारी सीट के बारे में इंफॉर्मेशन। अब बात करते हैं कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज में मॉप अप राउंड के बाद आप रेजिग्नेशन देना चाहते हैं तब कितना नुकसान होगा। मॉप अप राउंड के बाद या कोर्स खत्म होने के पहले सीट छोड़ने पर पूरे कोर्स की, जी हाँ, मॉप अप राउंड के बाद अगर सीट छोड़ते हैं तो आपकी 1 साल की फीस की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर एज अ पेनल्टी आपको कंप्लीट कोर्स फी जुर्माने के तौर पर देनी पड़ेगी। सिक्योरिटी मनी भी वापस करनी होगी इन केस यूपी डीजीएमए आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंड कर चुका है। और अगर मॉप अप राउंड के बाद आप सीटें छोड़ते हैं तो सभी तरीके की काउंसलिंग से आप बाहर हो जाएंगे। ऐसे में जब एनएमसी मान्यता देगा
तभी ये कॉलेजेस शामिल होंगे काउंसलिंग में। तो फिलहाल अब तक इनको परमिशन नहीं मिली है, लेकिन निराश ना होइए, ये हो सकता है कि राउंड 2 में इन कॉलेजेस को परमिशन मिल जाए और ये काउंसलिंग में ऐड हो जाएं। फिलहाल अभी ये लिस्ट में नहीं है, इस बार 3-4 नए नाम भी आ सकते हैं। ये प्रिडिक्ट कर पाना उत्तर प्रदेश के मामले में काफी ज्यादा कठिन है। तो देखिए सरकार ने क्या किया कि उन्होंने ब्रोशर में ये साफ साफ लिख दिया है कि अगर आप निजी क्षेत्र के मेडिकल डेंटल कॉलेज में प्रवेश हेतु इच्छुक हैं, तब आपको क्या करना है। काउंसलिंग चॉइस फिलिंग से पूर्व संबंधित कॉलेज के बारे में स्वयं संपूर्ण जानकारी आपने स्तर से प्राप्त कर लेनी है। आवंटन के पश्चात किसी भी संस्था की स्थिति में इस कार्यालय का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा, जबकि कॉलेजेस की फीस निर्धारित करने के लिए और उनको रेगुलेट करने के लिए यूपीडीजीएमई ही जिम्मेदार है। अब क्या करना है आपको बहुत ध्यान से कॉलेजेस चुनने हैं और सिर्फ उन्हीं कॉलेजेस को चुनना है जहां पर एडमिशन मिलने के बाद आप एडमिशन ले सकें, क्योंकि उत्तर प्रदेश फ्री एग्जिट नहीं है और बाद में अगर आप सीट छोड़ते हैं तो भी कितना ज्यादा नुकसान होगा ये हमने रेजिग्नेशन रूल्स में डिटेल में डिस्कस कर लिया था। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि टोटल 31 कॉलेजेस उत्तर प्रदेश के इस ब्रोशर में हैं, लेकिन इनमें से एक कॉलेज ऐसा है जो फिलहाल एनएमसी की लिस्ट से बाहर है। यहाँ पर उसे सरकार ने क्यों शामिल किया है ये नहीं पता, लेकिन फिलहाल उसको परमिशन नहीं है। अगर मिल जाती है तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं मिलती है तब कैंडिडेट्स को परेशानी आ सकती है कि वह कॉलेज कौन सा है। एनएमसी की वेबसाइट पर अगर आप जाकर सर्च करते हैं सरस्वती मेडिकल कॉलेज उन्नाव, तो देख सकते हैं यहाँ पर बात लिखी हुई है, डिसअप्रूव द प्रपोजल ऑफ रिन्यूअल फॉर 150 seats during academic year of 2023 and 2024 due to non-cooperation with the assessment team। यानी कि जब टीम गई थी एनएमसी के यहाँ पर जांच करने के लिए तो कुछ प्रॉब्लम्स हुई और फिलहाल इसका जो स्टेटस है वह डिसअप्रूव्ड है। तो चॉइस फिलिंग करते समय एक बार आप कंफर्म कर लेंगे। अगर ये चॉइस फिलिंग में आता है तो आप अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल एनएमसी की तरफ से ये डिसअप्रूव की कैटेगरी के अंदर आता है। तो ये था आज का वीडियो। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं फिर आऊंगी और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आप सब तक। तब तक के लिए नमस्कार, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।